गुड इवनिंग एवरीबॉडी। नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का कमेंट वगैरह मुझे दिखे तो मैं समझूं कि आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं और मैं आपके साथ में प्रॉपर कम्युनिकेशन में आ जाऊं। ज्योति सिंह सबसे पहले गुड इवनिंग। हाँ, हर्षिका, साजिया, खुशी। चलिए, कैसे हैं आप लोग? होप एवरीवन इज परफेक्टली फाइन। आपके कमेंट्स फिर से गायब होते दिख रहे हैं भाई। चलिए ठीक है। तो बच्चों, आज से हम लोग अपने टॉपिक नंबर 1 से अपनी पढ़ाई की शुरुआत करते हैं। कल के क्लास में मैंने आप लोगों को इंट्रोड्यूस किया था कि एंसेंट इंडिया का हमारा सिलेबस क्या है। 2 मिनट का टाइम लूंगा, कल के क्लास को रिकैप कर देता हूं, इसके बाद आज के टॉपिक की ओर आपको ले चलता हूं। सबसे पहले मैंने कल के क्लास में आपको बताया था कि एंसेंट इंडिया पढ़ने से हमें क्या क्या फायदा होगा। उसके बाद फिर मैंने आपको ये बताया था कि एंसेंट हिस्ट्री के दौर में हम लोग जब पढ़ते हैं तो हमारे पढ़ने के टॉपिक्स के अंदर इकोनॉमी, सोसाइटी, पॉलिटी एंड कल्चर 4 चीजें आती हैं। तीसरी बात यह है कि मैंने आप लोगों को यह बात बहुत कैटेगोरिकली समझाया था, वो ये कि एंसेंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री एवं मॉडर्न हिस्ट्री यही आपके पीटी के सिलेबस में है। पूरी कोचिंग की दुनिया एक बात को लेकर कंफ्यूज्ड है, सारे के सारे टेस्ट सीरीज बनाने वाले कंफ्यूज्ड हैं और बच्चे को कंफ्यूज करते रहते हैं। वो ये कि वो पढ़ाते हुए बताते हैं एंसेंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर अलग से पीटी के सिलेबस में नहीं है। वो जो भी है वो एंसेंट एंड मेडिवल के साइड से ही है। कभी कभी ऐसा होता है कि करंट अफेयर्स के साथ जुड़ के कोई कल्चर का क्वेश्चन आ जाता है। जैसे मान लो कि शांति निकेतन को यदि यूनेस्को ने संरक्षण दे दिया और उसके ऊपर क्वेश्चन आ गया, अथवा यदि तिरुपति के लड्डू को जीआई टैग मिल गया और उस पर क्वेश्चन आ गया, अथवा कालबेलिया डांस को यदि अमूर्त सांस्कृतिक विरासत मानकर यूनेस्को ने संरक्षण दे दिया और उस पर क्वेश्चन आ गया, तो वो बेसिकली आर्ट एंड कल्चर का सिलेबस नहीं है, वो करंट अफेयर्स का सिलेबस है। अतः इस तरीके के क्वेश्चन सिर्फ करंट से पूछे जाते हैं। लेकिन टेस्ट सीरीज बनाने वाले लोगों को मैं देख रहा हूं कि उन्हें इतनी बेसिक की समझ नहीं है, और वो कालबेलिया पे पूछ दिया गया तो क्या करेंगे कि लोक नृत्य के बाकी जो 50 और प्रकार हैं उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ के बच्चे को परेशान कर देते हैं, और बच्चे क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे तो बेचारे विवाद हो जाएंगे, भटक जाएंगे अपनी तैयारी में, बिना मतलब का बर्डन उनके माथे पे डाल देते हैं ये लोग। तो यह ध्यान रखना है बच्चों कि आपको पढ़ाई करने के दौर में एंसेंट एंड मिडिवल ही पढ़ना है, बिना मतलब का आर्ट एंड कल्चर आपको पीटी के लिए नहीं पढ़ना है। जितना आर्ट और कल्चर आपके एग्जाम के लिए जरूरी है वो हम आपके क्लास में कवर करा देंगे, क्योंकि क्वेश्चन हिस्ट्री में सिर्फ आर्ट एंड कल्चर से नहीं आता, पॉलिटिकल साइड से भी आता, इकोनॉमिक एंड सोशल साइड से भी आता। कल्चर साइड से जो आएगा वो हमारे क्लास में पक्का आ जाएगा। दूसरी बात यह कि करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी कुछ डेवलपमेंट्स होंगे उसका एक लिस्ट आपको मिल जाएगा, आप उसके लिए भी परेशान मत होइएगा। अब हम इसके आगे बढ़े थे, हमने कहा था कि इतिहास को हम पढ़ सकें इसके लिए हमारे लिए सोर्सेस जरूरी है। सोर्सेस के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि 2 तरह के सोर्सेस होते हैं, एक साहित्यिक और दूसरा पुरातात्विक, लिटरेरी एंड आर्कियोलॉजिकल। लिटरेरी सोर्सेस की भी 2 श्रेणियां होती हैं, एक देशी और दूसरा विदेशी। कौन कौन से देशी सोर्सेस हैं, कौन कौन से विदेशी सोर्सेस हैं, उसके बारे में भी बताया था, और यह भी बताया था कि पुरातात्विक स्रोतों के तहत कौन कौन से स्रोत महत्वपूर्ण हैं। कल के क्लास में मैंने आपको यह भी बताया था कि हमारा जो पाषाण काल है उस काल को हम पाषाण काल इसलिए कहते हैं क्योंकि इस काल का इतिहास मुख्यतया उस युग के पत्थर के बने हुए उपकरणों के माध्यम से जो जानकारी मिलती है उसी पर आधारित है। पाषाण के उपकरण पर आधारित इतिहास के कारण हमने इनका नाम रखा पाषाण युग। तो ये पुरातात्विक स्रोत है। फिर मैंने आपको यह भी बताया था कि इतिहास का जब काल निर्धारण हम करते हैं
तो एक काल को हम कहते हैं पूरा ऐतिहासिक काल यानी प्री हिस्ट्री, दूसरे को कहते हैं हम प्रोटो हिस्ट्री और तीसरे को कहते हैं हम हिस्टोरिक एज। प्री हिस्ट्री उस एज को कहते हैं जिस काल का इतिहास जानने के लिए सिर्फ और सिर्फ पुरातात्विक स्रोत उपलब्ध है। इसके तहत स्टोन एज आता है, ताम्र पाषाण काल आता है, स्टोन एज माने पाषाण काल, और फिर ताम्र पाषाण काल और महापाषाण काल। उसके बाद आता है एक दूसरा एज जिसको हम बोलते हैं प्रोटो हिस्टोरिक एज, माने आद्य ऐतिहासिक काल। ये एक ऐसा काल है जिस काल का इतिहास लिखने के लिए यद्यपि कि कुछ लिखित स्रोत उपलब्ध हैं, लेकिन हम उनकी लिपि नहीं पढ़ पाए हैं, इसीलिए हम उनका इतिहास अभी तक सिर्फ और सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर लिखते हैं। जैसे कि उदाहरण के रूप में इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, और फिर उसके बाद के जितने भी काल हैं उन सारे कालों को हम ऐतिहासिक काल में शामिल करते हैं, क्योंकि उनका इतिहास लिखने के लिए अपने पास में साहित्यिक सामग्रियां मौजूद हैं और उनका इस्तेमाल हो रहा है। अब गौर करने के लायक बात यह है कि हम आज जब स्टोन एज पढ़ना शुरू करेंगे तो स्टोन एज के अंतर्गत हम चलकर देखें कि वो पूरा ऐतिहासिक युग का एक टॉपिक है। इसके पश्चात फिर मैंने आप लोग को बताया था कि हमारे प्राचीन काल के पाठ्यक्रम के डिफरेंट टॉपिक्स कौन से हैं। इसके तहत मैंने पाषाण काल से लेकर गुप्तोत्तर काल तक का कालक्रम आपके सामने में स्पष्ट कर दिया था। अब मैं आपके सामने में यह कह सकता हूं कि मैं पहला टॉपिक यानी कि स्टोन एज आपके सामने में रख रहा हूं। तो बच्चों, ये मैंने जो डिस्क्रिप्शन दिया उसके बाद फिर आपके साथ में एक दफा फिर से संवाद स्थापित कर लूं। माधवी, गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग प्रिया। अच्छा, इधर रोशन भी लिखा हुआ है, और अंजलि मेहता मिश्रा, अंजलि मिश्रा, गुड इवनिंग। डीएम कान्हा, अच्छा, ऑल द बेस्ट, यू विल बी अ डीएम। पूजा चौहान, शुभम कुमार, हेलो। चांदनी, हेलो। सृष्टि, जयदेव, रोहन, एकता, कोमल, कविता, रुचि, सिंधु, चांदनी, कशिश, शिवांगी, प्रतिभा। चलिए, सब लोगों को नमस्कार करता हूं। गुड इवनिंग, नमस्ते, राम राम, जय सिया राम, राधे राधे, हर हर महादेव। और वो मुस्लिम लोग क्या क्या बोलते हैं? वालेकुम अस्सलाम, सलाम वालेकुम बोलते हैं, तो मैं बोलूंगा वालेकुम अस्सलाम। जो भी आप लोगों को सूझता है, समझ में आता है, आप बोलिए। मैं उसका जवाब एक लाइन में दे दिया कि आप सब लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। हम लोग अपनी यात्रा शुरू करते हैं। उम्मीद है कि हमारी ये यात्रा सुखद रहेगी, सफल रहेगी, सार्थक रहेगी, और आपका और हमारा संयोग कुछ बड़ा काम करेगा। मैं आप लोगों को इस बात के लिए इनवाइट करता हूं कि एक गंभीर लेकिन जहां तक संभव हो सके रोचक पढ़ाई की ओर चलते हैं। गंभीर इसलिए क्योंकि यूपीएससी के स्तर को मैं तो निश्चित रूप से ही टच करूंगा, और मैं चाहूंगा कि आप भी उस स्तर को टच करने के लिए थोड़ी तैयारी करके आया करिएगा। रोचक बनाने की कोशिश मैं करूंगा। मैं विषय को रोचक बनाने में यकीन करता हूं, लेकिन विषय को रोचक मात्र बनाने में यकीन नहीं करता। मेरी पहली कोशिश रहती है कि मैं आपको उन सब विषयों और बिंदुओं से जोड़ूं जहां से जोड़कर मैं आपको कलेक्टर रियल माने में बना सकूं। समझ गए? तो चाहे वो कलेक्टर बेटा होगा, चाहे कलेक्टर बेटी होगी, लेकिन कलेक्टर आपको बनाना है। इसलिए ये मान कर चलिए कि मथना पड़ेगा। कहते हैं ना कि व्यक्ति जब मरता है तभी स्वर्ग मिलता है। तो मैं आपको स्वर्ग दिलाने की तैयारी करूंगा, और स्वर्ग दिलाने की तैयारी में मैं आपको किस्तों में रोज थोड़ा थोड़ा तो मारूंगा भी। ठीक है? चलिए बेटा, शुरू करते हैं। तो टॉपिक क्या है अपना? टॉपिक है पाषाण काल।
पाषाण काल के तहत क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले मैं इसका स्ट्रक्चर बनाता हूं। सबसे पहली बात यह कि हम देखेंगे कि मानव का विकास क्रम क्या है। मानव का विकास क्रम क्या है। इसके बाद हम देखेंगे कि यह पूरा ऐतिहासिक काल में आता है। इसके बाद हम देखेंगे कि यह पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, और नव पाषाण काल 3 भागों में बटा हुआ है। फिर हम देखेंगे कि इस काल का इतिहास जानने के लिए अपने पास में स्रोत क्या है। इसके बाद फिर हम देखेंगे कि इस काल से संबंधित भारत के स्थल कौन से हैं, और फिर देखेंगे कि इनके स्थलों के बाद इनके अध्ययन से हमें इनका जीवन कैसा दिखता है, जीवन कैसा दिखता है। ये ब्रॉड कैटेगरीज हैं। इन कैटेगरीज के अंतर्गत रहते हुए हम इस टॉपिक को कवर कर लेंगे। मैं इसके अंदर जब जाऊंगा तो इसके अंदर के जो सब पॉइंट्स हैं वो भी निकाल के बताऊंगा। सबसे पहला पॉइंट है मानव का विकास। मानव के विकास की ओर आपको ले चलूं, इसके पहले ये बता देता हूं कि अभी आप लिखिएगा नहीं, बिल्कुल नहीं लिखिएगा, सिर्फ सुनिएगा। मानव जैसा आज दिखता है इसे हम लोग होमोसेपियंस बोलते हैं। ये जो होमोसेपियंस मानव है वो मोटे तौर पर 3 लाख साल पहले अस्तित्व में आया है। यानी कि हम लगभग 3 लाख साल पहले के जैसे मानव हैं, अपने शरीर की संरचना में, अपने सोचने समझने की शक्ति को लेकर हम जैसे हैं वैसे लगभग 3 लाख साल पहले हम हो गए थे। सबसे पहले ये जो होमोसेपियंस मानव है वो अफ्रीका के क्षेत्र में अस्तित्व में आया था। लेकिन आपने ये भी सुना होगा कि हम लोग पहले बंदर थे। 4 पैरों पर चलने वाले जीव से 2 पैरों पर चलने वाले जीव के रूप में हमारा जो विकास है वो मात्र 3 लाख साल पुराना नहीं है। तकरीबन 50-60 लाख साल पहले हम मनुष्य बनने की दिशा में मुड़े थे। मनुष्य बनने के पहले हम 4 पैरों पर चलने वाले जंतु थे, और फिर हमारे 2 पैर जो आगे वाले थे वो मुक्त हो गए और धीरे धीरे वो हमारे हाथ हो गए, और अब हम 2 पैरों पर चलते हैं। जब तक 4 पैरों पर चले तब तक जानवर, और जब 2 पैरों पर खड़े हो गए तो मानव। 50-60 लाख साल पहले जब हम लोग इस दिशा में मुड़े थे तो उस फेज को एक विशेष नाम से बुलाया जाता है। अभी मैं लिखवा दूंगा, लेकिन पहले सुनो। पहले एक दफा सुन लोगे, थोड़ा सा शब्दों से परिचय हो जाएगा, उसके बाद लिख लोगे, फिर मैं उसको एक पिक्चर के माध्यम से दिखा दूंगा, तो तुमको लगेगा कि हाँ हमारे पूर्वज थे, हम इनको समझ गए, हम इनको जान गए। अन्यथा तुमको लगेगा ये सिलेबस है हमारा, और सिलेबस हमको परेशान करने के लिए आया है,
ये तो यूपीएससी की तैयारी है कि हम इन सब अनावश्यक चीजों को झेल रहे हैं, अदरवाइज मैं इसके तरफ मुख भी न देखूं। तो ऐसा नहीं, जब भी कुछ भी पढ़ो तो जानने के लिए पढ़ो। जानने के लिए पढ़ोगे तो परीक्षा भी पास कर जाओगे, और सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए पढ़ोगे, जानकारी होगी नहीं, रुचि होगी नहीं, याद करोगे भूल जाओगे, परीक्षा हॉल में तो जाके और भी याद नहीं रहेगा। इसीलिए बच्चों एकदम इंटरेस्ट लेकर, जानने के लिए मजा लेके पढ़ो। मजा लेके पढ़ने के तहत सबसे पहली बात मैंने आपको बताया कि अभी सिर्फ सुनते हैं। फिर से रिपीट करता हूं अपनी कहानी। आप और हम आज जो हैं वो होमोसेपियंस हैं। होमोसेपियंस के रूप में हम लोग अस्तित्व में आए थे लगभग 3 लाख साल पहले। 3 लाख साल पहले जब होमोसेपियंस का जन्म हुआ था, तो क्या वही है मानव बनने की पहली शुरुआत? तो नहीं। मानव बनने की शुरुआत तब हुई थी जबकि 4 पैरों पर चलने वाला जीव 2 पैरों पे खड़ा हो गया था। 2 पैरों पर खड़ा होने वाला पहला जीव, जिसे हम मानव का पहला पूर्वज कहते हैं, उसका नाम रखा गया है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के दौर में जब हम लोग मानव बन रहे थे, यद्यपि कि हमारा आगे वाला 2 पैर फ्री होके हाथ बन गया था, लेकिन हम झुक कर चलते थे, ऐसे चलते थे, झुक कर चलते थे। कई लाख साल तक हम इसी प्रक्रिया में रहे, लेकिन हम लोगों ने अपने जीवन को बेहतर करने के लिए अपनी जरूरत के मुताबिक कुछ पत्थर के उपकरण वगैरह बनाना शुरू कर दिया था। इसके बाद फिर अगला स्टेज हमारा आता है, जबकि मानव सीधा तन के खड़ा हो गया, एकदम तन के खड़ा हो गया, इरेक्ट हो गया। इरेक्ट माने सीधा खड़ा हो गया, इसलिए उसका नाम रखा गया होमो इरेक्टस। तो पहला हुआ कौन सा? आप लोग नाम बताओ, मैंने अभी अभी बताया है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। लिखूंगा अभी बिल्कुल नहीं, अभी सिर्फ सुनाऊंगा, कुछ देर के बाद लिखूंगा। दूसरा कौन हुआ? होमो इरेक्टस। इसके बाद के फेज में होमो इरेक्टस तकरीबन 15-16 लाख साल पहले अस्तित्व में आया। होमो इरेक्टस के बाद के फेज में जो मानव आया है, उसकी 2 श्रेणियां लगभग एक साथ अस्तित्व में रही हैं। एक है निएंडरथल और एक है होमो सेपियंस। निएंडरथल और होमो सेपियंस। निएंडरथल मानव दुनिया से विलुप्त हो गया। कुछ ऐसी समस्याएं रही होंगी जिनके कारण वो सरवाइव नहीं कर सके। कहा जाता है कि उनकी खोपड़ी का आकार सबसे बड़ा था, सबसे बुद्धिमान लोग थे, बहुत कुशल शिकारी थे, शार्प, लेकिन कई सारे कारण ऐसे थे जिसके वजह से वो सरवाइव नहीं कर सके। अब उसके डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं है। आज के डेट में हम होमोसेपियंस लोग जो हैं, उनके डीएनए का जब स्टडी हुआ तो ये पाया गया कि 1-2% उसमें निएंडरथल का भी अंश है। यानी कि किसी न किसी दौर में निएंडरथल और होमोसेपियंस मानव एक साथ रहे थे। दोनों के बीच में शादी ब्याह का संबंध भी हुआ था, इसलिए डीएनए का एक अंश अभी होमोसेपियंस में भी मौजूद है। लेकिन ये बात है कि मोटे तौर पर निएंडरथल मानव खत्म हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए, विलुप्त हो गए। क्लियर? अब चलकर देखेंगे कि ये जो मानव है, जब उसका शरीर विकसित हो रहा था, तो शरीर के विकसित होने के साथ साथ उसके मस्तिष्क का आकार भी बड़ा हो रहा था, उसके सोचने समझने की क्षमता भी विकसित हो रही थी। जैसे जैसे हमारा शरीर सीधा हुआ, वैसे वैसे हमारे सोचने की क्षमता भी बढ़ी। कुल मिलाकर इसके बारे में जितनी सामान्य समझ आपको देनी थी वो मैंने दे दिया, और अब मैं आपको इसे लिखने बोलूंगा। लिखो, हेडिंग दे दो, मानव का विकास।
मानव का विकास। मानव के विकास के तहत सबसे पहले लिखो रामापिथेकस। रामापिथेकस रामापिथेकस क्या है? ये 4 पैरों पर चलते थे। यानी कि ये अभी मनुष्य नहीं है, ये बंदर है। रामापिथेकस के बाद ही हम मानव बनने की ओर बढ़े थे। रामापिथेकस के बाद दूसरा है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव बनने का पहला चरण लगभग 50-60 लाख साल पहले। अगली बात क्या है? ये झुक कर चलते थे। झुक कर चलते थे, यानी कि ये सीधा नहीं खड़ा होते थे। अगला क्या है? इन्होंने पत्थर का उपकरण बनाना शुरू कर दिया। पत्थर का उपकरण बनाना आरंभ कर दिया। इन्होंने पत्थर का उपकरण बनाना आरंभ कर दिया। नहीं बेटा, मैं बोल के लिखवाऊंगा तो दिक्कत ये बात की हो जाएगी कि कई सारे शब्द आप गलत लिख लोगे। इसलिए आप लिखो, मैं भी लिखता रहूंगा। और दूसरी बात क्या है कि मैं लिखता रहूंगा और आप साथ में लिखोगे तो मैं कंफर्म रहूंगा कि लिखने में मेरा समय लगा, उतने समय में आपने भी लिख लिया होगा। इसलिए आराम से लिखो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरे लिए चिंता ना करो, मुझे तो लिखने की आदत है। और आप भी बस लिखते रहो। इतना ध्यान रखना कि मैं जब बोल रहा हूं और लिख रहा हूं तो आप भी मेरे साथ लिखते रहना, ठीक है? फिर मैं पूछ लूंगा कि किसी का छूटा कि नहीं छूटा, फिर मैं मतलब रीजनेबल टाइम दे दूंगा। किंतु आपको यह समझना होगा कि यदि मैं एक एक आदमी का इंतजार करता रहूंगा तो बहुत सारे बच्चे लोगों को दिक्कत हो जाएगी। उन्हें लगेगा कि हम तो लिख लिए तो फिर सर क्यों रुके हुए हैं। इसलिए मेरा आप लोगों को यह सजेशन रहेगा कि कृपया आप लोग मेरे बोलने और लिखने के साथ साथ लिखते रहिएगा। रुचि शुक्ला, धन्यवाद बेटा। कोई बात नहीं, मैं तो लिख लेता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? इन्होंने पत्थर का उपकरण बनाना आरंभ कर दिया। अब अगला पॉइंट क्या है? मानव का जो अगला फेज है वो है होमो इरेक्टस का। होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस का। होमो इरेक्टस मानव की क्या बात है? ये 15-16 लाख साल पहले अस्तित्व में आया। 15-16 लाख साल पहले ये मानव अस्तित्व में आया, ठीक है? फिर देखोगे कि भारत में भी
इनका निर्विवाद प्रमाण मिला है। निर्विवाद प्रमाण मिला है। मैंने निर्विवाद शब्द क्यों यूज किया है उसकी चर्चा करूंगा आगे। भारत में भी इनका निर्विवाद प्रमाण मिला है। कहां से मिला है इसकी चर्चा मैं कुछ देर के बाद करूंगा। अभी आप पहले बेसिक लिखो, फिर इसके अंदर कुछ कुछ एडिशनल फैक्ट जोड़ना होगा, मैं जोड़ दूंगा, ठीक है। भारत में भी इसका निर्विवाद प्रमाण मिला है। फिर आगे लिखो होमो इरेक्टस के बारे में ही, अगला पॉइंट होमो इरेक्टस के बारे में ही लिखो। इन्होंने पहले से बेहतर उपकरण बनाया, पहले से बेहतर उपकरण बनाया। तुम समझ सकते हो कि मानव जब शरीर से बेहतर हो रहा है तो दिमाग से भी ज्यादा तेज हो रहा था। पहले से बेहतर उपकरण बनाया। ये अब सीधे खड़े हो सकते थे, सीधे खड़े हो सकते थे। इन्होंने पहली बार आग की खोज किया। आग की खोज का क्या मतलब होता है मैं समझाऊंगा कुछ देर के बाद, लेकिन ये याद रखना इन्होंने ही पहली बार आग की खोज किया। और इसीलिए ये अब गुफा में रहने लगे, गुफा में रहने लगे, गुफा में रहने लगे। पका हुआ भोजन करने लगे। पका हुआ भोजन करने लगे। गुफा में रहने लगे और पका हुआ भोजन करने लगे। प्राथमिक हाथ कुल्हाड़ी बनाई और आग की खोज की। चांदनी बेटा सही बोल रही हो, लेकिन अभी मैं उपकरणों के नाम के लेवल पर नहीं जा रहा हूं। एक मिनट रुक जाना। मेरे पढ़ाने का जो तरीका है वो कुछ इस तरह का है कि मैं चीजों को लेयर में खोलता हूं, यानी कि एक ही बार में सारा डिटेल फैक्ट लिखा दूं तो बच्चे को समझ में नहीं आता। इतिहास कहानी है। यदि इतिहास को आप तथ्यों के अंबार की तरह पढ़ोगे तो इतिहास आपको बोरिंग लगेगा। यदि इतिहास को आप कहानी की तरह पढ़ो और उसके साथ थोड़े 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 तथ्य जोड़ते जाओ, कुछ एडिशनल तथ्य याद करना पड़े तो कर लेंगे, लेकिन बेसिक कहानी सबसे पहले जरूरी है, ठीक है। तो मैं आपको अलग अलग लेयर्स में पढ़ाऊंगा, इसीलिए अभी जरूरी है कि फर्स्ट लेयर स्पष्ट हो। गुफा में रहने लगे, पका हुआ भोजन करने लगे। होमो इरेक्टस के बारे में इतनी ही बात। इसके बाद तब अगला है निएंडरथल। निएंडरथल और होमो सेपियंस। होमो सेपियंस ये दोनों समकालिक रहे थे। ये दोनों समकालिक थे। आगे चलकर
निएंडरथल खत्म हो गए, निएंडरथल समाप्त हो गए। आगे चलकर क्या हुआ? निएंडरथल समाप्त हो गए और 3 लाख साल पहले, 3 लाख साल पहले होमोसेपियंस अस्तित्व में आए। तीन लाख साल पहले होमोसेपियंस अस्तित्व में आए। क्लियर है? तो देखो बच्चों, आपके सामने में यह स्पष्ट हो गया कि मानव के विकास का क्रम क्या है। रामापिथेकस 4 पैर पर चलते थे। ऑस्ट्रेलोपिथेकस पहली बार 2 पैर पे खड़े हुए लेकिन झुककर चलते थे। इन्होंने पहली बार उपकरण बनाना शुरू किया। और इसके बाद होमो इरेक्टस आए। चूंकि होमो इरेक्टस इसीलिए नाम पड़ा है क्योंकि सीधे तन के खड़े हो गए थे। लगभग 15-16 लाख साल पहले इनका अस्तित्व आया था। भारत में भी इनके मिलने का बहुत ही निर्विवाद प्रमाण है। कुछ लोग इसको 20 लाख साल भी कहते हैं, लेकिन इन सब चीजों में नहीं उलझना है। 2-4 लाख साल आगे पीछे यहां चलता है। कुछ लोग 20 लाख साल पुराना मानते हैं, कुछ लोग 15 लाख साल पुराना मानते हैं, कुछ लोग 17 लाख साल पुराना मानते हैं। क्या मतलब अपने आप को उन सब चीजों में नहीं उलझना है। इसके बाद मैंने आपको बताया कि इन्होंने पहले से बेहतर उपकरण बनाया। सीधे खड़े हो गए, बता चुका हूं। आग की खोज किया, गुफा में रहने लगे और पका हुआ भोजन करने लगे। फिर निएंडरथल मानव है और उसी के समकालिक मानव होमोसेपियंस है। दोनों कई जगहों पर एक साथ रहे हैं। आगे चलकर निएंडरथल मानव जो थे वो खत्म हो गए, होमोसेपियंस सरवाइव कर गए। हम अभी होमोसेपियंस रूप में ही मौजूद हैं। क्लियर? होमोसेपियंस का अस्तित्व कब उभरा? लगभग 3 लाख साल पहले। क्लियर? अब देखो बच्चों कि हम लोगों ने जो इसे देखा है, इसकी एक झलक देख लो। इस रूप में इसको तुम इस तरीके से देखो कि ये हमारा मानव कौन सा है? मानव नहीं है, अभी ये रामापिथेकस कैरेक्टर पर है। रामापिथेकस है, रामापिथेकस है। ये देखो, इनका आगे का 2 पैर है, वो अभी आजाद नहीं हुआ है। ये 2 नहीं 4 पैरों पर चलने वाले हैं। ये देखो, ऑस्ट्रेलोपिथेकस है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस है। ये देखो, इनका दोनों हाथ खुल चुका है। अब ये सिर्फ 2 पैर पे खड़े हैं। और ये देखो, ये अभी झुककर चलते हैं। ये झुककर चलते हैं, इनकी पीठ सीधी नहीं है। ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस है। ये देखो, होमो इरेक्टस है, इनकी पीठ सीधी हो चुकी है। ये होमो इरेक्टस है। यही वो मानव है जिसने सबसे पहली बार, माने ऑस्ट्रेलोपिथेकस वो मानव जिसने पहली बार उपकरण बनाया। मैं अभी उपकरण का नाम भी बोल सकता हूं, लेकिन मैं यदि अभी ये बताने लगूं कि इसके उपकरण का ये नाम था, वो नाम था, तुम कंफ्यूज करने लगोगे। पहले लेयर में तुम्हारे दिमाग में फोकस होना चाहिए मानव के विकास का क्रम, और ये होना चाहिए कि मानव ने उपकरण बनाना शुरू कर दिया था।
मानव के द्वारा किया गया पहला दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है, सिर्फ उतना जानो। तो ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस है, यही पहली बार 2 पैर पे खड़ा हुआ था, इसी ने पहली बार पत्थर के उपकरण बनाए। ये होमो इरेक्टस है, यही सबसे पहली बार एकदम सीधे तन के खड़ा हुआ, इसी ने आग की खोज किया, इसी के काल में मनुष्य गुफा में रहने लगे और पका हुआ खाने लगे। और स्वाभाविक रूप से इनके सोचने की क्षमता से ज्यादा बेहतर होगी। न सिर्फ इनका शरीर बेहतर हो रहा है, बल्कि इनके मस्तिष्क का आकार भी बड़ा हो रहा है। मस्तिष्क का आकार भी बड़ा हो रहा है। मस्तिष्क के आकार के बड़ा होने के नाते इनके दिमाग की क्षमता ज्यादा अच्छी होगी, तो ये आग की खोज कर लेंगे, गुफा में रहने लगेंगे, भोजन पका के खाने लगेंगे और बेहतर उपकरण बनाने लगेंगे। अब देखो, मैं इसको संक्षेप में बोल रहा हूं क्योंकि मैं पीछे लिखवा चुका हूं। अभी मैं उपकरण का नाम नहीं बोल रहा हूं, बस इतना कि अब बेहतर उपकरण बनाने लगे। आप मेरे कमेंट का जवाब नहीं देंगे तो कमेंट नहीं करें। बेटा, जवाब तो देना चाहता हूं, लेकिन चंदा, आपको यह समझना पड़ेगा कि यदि मैं हजारों बच्चों के कमेंट ही देखता रह जाऊंगा तो उन बच्चों को पढ़ाऊंगा कब? आप सब लोगों के कमेंट का जवाब देना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। मैं आप लोगों को एक सुझाव देता हूं, मेरी बात समझो। जब मैं कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूं तो उस समय आप भी उस टॉपिक को पढ़ने और लिखने समझने के सिवा दूसरी किसी बात पर ध्यान दो ही नहीं। प्योर लिसनिंग का काम करो और राइटिंग का काम करो। जब मैं वो बात कंप्लीट कर दूंगा, उसके बाद मैं आप लोगों से पूछूंगा कि चलो कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछ लो। उस समय के लिए तुम अपना क्वेश्चन बचा के रखो। मान लो कि तुमने बीच में ही कुछ बोल दिया, लिख दिया, और उसके बाद 20, 25, 50, 100 लोगों ने और लिख दिया, तो तुम्हारा कमेंट तो बहुत पीछे चला गया, मैं तो देख भी नहीं पाया। इसीलिए तुम सब लोग अपने कमेंट को उस राइट मोमेंट के लिए बचा के रखो। 3 सुझाव आपको देता हूं। पहला सुझाव, जब मैं पढ़ा रहा हूं और लिखा रहा हूं उस समय तुम सिर्फ पढ़ो और लिखो। दूसरा सुझाव यह कि यदि कुछ पूछना है तो उसे राइट मोमेंट के लिए बचा के रखो। मैं तुम्हें क्लास के दौरान 2-3 बार मौका जरूर दूंगा कि चलो कुछ पूछना है तो पूछ लो। तीसरा पॉइंट यह कि आप में से 100 में से 90 ऐसे सवाल पूछेंगे जिन सवालों का जवाब आपको मैं आपके पूछे बिना ही दे दूंगा। बस आप टॉपिक के खत्म होने का इंतजार करिएगा। सवाल 2 तरह के होते हैं, एक होता है प्री मैच्योर, एक होता है मैच्योर। प्री मैच्योर का मतलब समय से पहले पूछ दिया गया, आपके मन में उपजा और आपने पूछ दिया, जबकि आपके पूछे बिना ही मैं कुछ देर के बाद उस विषय की चर्चा करने वाला था। इसलिए आप तब सवाल पूछिएगा जबकि मैं टॉपिक खत्म कर दूंगा। टॉपिक खत्म करने के बाद मैं आपसे पक्का पूछूंगा कि क्या आप लोगों को कोई क्वेश्चन है। यदि कोई क्वेश्चन है तो मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करूंगा। ठीक है? जैसे एक बच्चे ने पूछा निर्विवाद का मतलब क्या है, मैं अभी तो बताने वाला ही हूं, अभी नहीं बताया हूं मैं। उन सब के ऊपर मुझे आना है। ये प्री मेच्योर क्वेश्चन हुआ। मैंने खुद कहा है प्री मेच्योर क्वेश्चन है। मैंने खुद कहा था कि निर्विवाद शब्द के ऊपर चर्चा मैं आगे करूंगा। मैं करूंगा ना, मैं भूलूंगा नहीं। तो इसलिए एकदम निश्चिंत रहो। आपके सवाल को लेना, उसका जवाब देना, ये मेरी कोशिश में हमेशा शामिल है। लेकिन सबसे पहली कोशिश है मैक्सिमम टाइम पढ़ाना। चलो,
तो देखो बच्चों, रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो इरेक्टस, यही है निएंडरथल मानव और यह है होमो सेपियंस मानव। निएंडरथल और होमो सेपियंस ये तो भाई साहब अब नहीं बचे, और ये होमो सेपियंस है। वैसे यदि आप नोआल हरारी की किताब है सेपियंस, आप लोगों ने नाम सुना है, बहुत बड़े साहित्यकार हैं, बहुत गहन विचारक हैं नोआल हरारी। आप लोगों को मौका मिले तो कभी उनकी किताब पढ़िएगा। और उस किताब में उन्होंने आशंका जाहिर किया है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि एआई के कारण और जो नए जीन टेक्नोलॉजीज वगैरह आए हैं, इन सब के बदौलत होमोसेपियंस ही न खत्म हो जाए। तो नोआल हरारी की चिंता है कि कहीं होमोसेपियंस खत्म ना हो जाए। खैर, अब उसकी चिंता अभी नहीं करेंगे, अभी तो चिंता है कि हमारा पीटी हो जाए, हमारा मेंस हो जाए। ठीक है बच्चों, अब देखो, इतनी बात जब तुमने पढ़ा तो क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन आएगा मानव के विकास का क्रम। अब मैं दोबारा लिखकर समझाऊं, इसकी जरूरत है नहीं, आपके सामने में चारों दे देगा। ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो इरेक्टस, रामापिथेकस, निएंडरथल, कहेगा क्रम बताइए, पहले कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन। वो बिगाड़ के क्रम देगा और दे देगा कौन सही है, बी सी ए डी, ए बी सी डी, ए सी बी डी, इस तरह के क्वेश्चन गढ़े जाएंगे। आपको हमेशा याद रखना है कि इनका क्रम क्या है। तो रामापिथेकस, होमो सॉरी ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल एंड होमो सेपियंस। ये क्रम पर क्वेश्चन आ सकता है, क्रम पर आधारित। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि पहला प्रस्तर, प्रस्तर माने पत्थर, पहला प्रस्तर उपकरण कौन बनाया? पहला प्रस्तर उपकरण कौन बनाया? क्रम पर न देकर सिंपल क्वेश्चन पूछ दे कि पहला प्रस्तर उपकरण कौन बनाया। आपको मैंने बताया है ऑस्ट्रेलोपिथेकस ने पहली बार पत्थर का उपकरण बनाया था। रामापिथेकस तो 4 पांव पे चलने वाले बंदर थे, कैसे उपकरण बनाते भैया? जो 4 पांव पे चलेगा उपकरण नहीं बना पाएगा। उपकरण इंसान हाथ से बनाता है। जब तक ये हाथ आजाद नहीं होगा, इंसान इंस्ट्रूमेंट्स नहीं बना सकता। इंसान या कोई भी जीव इंस्ट्रूमेंट्स नहीं बना सकता, औजार नहीं बना सकता। उसके लिए चाहिए उसका 2 हाथ फ्री। ठीक है, तो पहला उपकरण कौन बनाया? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। अभी भी देखो, मैं तुमको नहीं बता रहा हूं उपकरण का नाम क्या है, मैं अभी संदर्भ बस बोल देता हूं, लेकिन अभी लिखाऊंगा नहीं। उपकरण का नाम जैसे चॉपर है, चॉपिंग है, हैंड एक्स माने हस्त कुठार है, बिदरनी माने क्लीवर है, स्क्रैपर है, फिर आगे चल के माइक्रोलिथ है। ये सारे उपकरण एक दफा पढ़ाऊंगा, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। यदि मैं अभी बिना मतलब का उपकरण का नाम लूंगा तो आप कंफ्यूज रहेंगे। इसलिए आप में से कोई ये मत सोचना कि मैं आगे चलकर उपकरण का नाम नहीं बताऊंगा। आप गौर करके देखो कि मैंने आपके सामने में जब पहला टॉपिक लिखा था ना कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो यहां मैंने लिखा है स्रोत। इनके बारे में हमारी जानकारी का सबसे प्रमुख सोर्स ही है उनके पत्थर के उपकरण। पत्थर के उपकरणों के आधार पर ही हम मूलतः इनके बारे में जानते हैं, इसीलिए तो इनको हम पाषाण काल कहते हैं। तो हम जब सोर्सेस में जाएंगे तब हम पत्थर के उपकरणों के बारे में प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे। इसलिए अभी हमें यह समझना है कि हमको सिर्फ और सिर्फ यह समझना है कि जितना हमने पीछे पढ़ लिया उनमें से क्या क्वेश्चन आएगा,
तो पत्थर का उपकरण पहली बार किसने बनाया? उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आएगा कि आग की खोज किसने किया? आग की खोज किसने किया? आग की खोज कौन किया? अब यहां मैं आपको बताता हूं आग की खोज का मतलब, कैसे आग की खोज हुई होगी। ये दो बातें समझिए और क्या फायदा हुआ होगा आग की खोज का। आग की खोज का मतलब क्या है? आग की खोज किसने किया? आग की खोज कैसे हुई और उसका क्या फायदा हुआ? मतलब मैं जब एमए में पढ़ता था दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो हमारे एक प्रोफेसर ने हमको एक फिल्म दिखाया था यूनिवर्सिटी के कैंपस के ही अंदर। तो उस फिल्म में आग की खोज की पूरी कहानी समझाई गई थी। उसमें यह बताया गया कि यूं ही एक जगह पर कोई एक आदमी इंतजार कर रहा है अपने किसी दोस्त का, और इंतजार करते हुए वो बोर हो गया। तो बोर हुआ तो वो पत्थर घिसने लगा। क्वार्ट्ज पत्थर थे, क्वार्ट्ज पत्थर है, उसको घिसने लगा तो उससे चिंगारी निकल के आई। उस चिंगारी को वो समझ नहीं पाया, लेकिन पत्थर में गर्माहट आई तो हाथ में ताप लगी उसे, तो उसने पत्थर फेंक दिया। पत्थर फेंक दिया तो संयोग से वहां पर कुछ पत्ते पड़े हुए थे, पत्ते में आग लग गई और वो लहकने लगा, धू धू करके जलने लगा। जब धू धू करके जलने लगा तो उसे लगा कि कुछ अद्भुत सा कुछ हो गया है, कुछ आश्चर्यजनक हो गया है। वो उस आग के नेचर को ठीक से समझ नहीं पा रहा था। वो अपने दोस्त को बुलाने के लिए दौड़ा बाहर, दौड़ के अपने दोस्त को बुला के लाया, तब तक आग बुझ गई थी। आग बुझ गई तो वो अपनी कहानी समझा नहीं पाया। तो उसके दोस्त ने कहा कि ठीक है, एक काम करो कि तुम वही प्रोसेस फिर से दोहराओ जिससे कि वो सब चीज तुम्हारे सामने में प्रकट हुई थी। अब उस समय वो इसको आग कहते थे कि फायर कहते थे कि क्या कहते थे वो नहीं मालूम है अपने को। उस समय के लोग इसे क्या कहते थे वो हमें किसी को नहीं मालूम, दुनिया में किसी को नहीं मालूम है, क्योंकि उनकी भाषा हम अभी नहीं जानते हैं। बस उन्होंने कहा कि ठीक है, उस पूरे प्रोसेस को दोहराओ तुम। तो एक बार फिर से उसने पत्थर को रगड़ना शुरू किया, पत्थर को रगड़ा, फिर चिंगारी उपजी, फिर उसको फेंका, फेंक दिया धरती पे। धरती पर फेंक दिया तो इस बार आग नहीं जली। तो उसको दिमाग में बात आई कि अरे वहां पे पत्ते थे। फिर पत्ते इकट्ठे किए गए, फिर पत्ते पे फेंका, पत्ते फिर आग लग गई। अब उसको ये बात समझ में आ रही है कि पत्थर को घिसने से चिंगारी होती है। चिंगारी के उस लौ को जब हम सूखे हुए पत्ते पर डालते हैं तो उसमें आग लग जाती है, और यूं ही धरती पर गिराते हैं तो आग नहीं लगती है। उसके बाद उसने बहुत सारे पत्ते जमा कर लिए, कई सारे दोस्त जमा हुए, बहुत सारे पत्ते जमा कर लिए और सारे पत्ते में आग लगा दिया। बहुत बड़े पैमाने पे आग लगी, लेकिन बारिश हो गई उसी समय। जब बारिश हुई तो आग बुझ गई। तब उसको पता चला कि पानी और आग के बीच में क्या नाता है। अब देखो तो इससे क्या हो रहा है, कंट्रोल्ड यूज ऑफ फायर उसको समझ में आ गया कि हम आग चाहें तो अपनी मर्जी से लगा सकते हैं, और हम चाहें तो आग बुझा भी सकते हैं। यदि हम पानी डाल देंगे तो आग बुझ जाएगी, यदि हम उसके ऊपर कुछ धूल वगैरह रख देंगे तो आग बुझ जाएगी। आग लगाने और आग बुझाने इसकी समझ हो गई, और जब इसकी समझ हो गई तब उन्होंने इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और जब इस्तेमाल शुरू किया तो क्या इस्तेमाल किया? आग लगा देंगे किसी मसाल में और मसाल लेकर चलेंगे तो रात में भी किसी यात्रा को संभव कर लेते हैं। यानी रात भर वो यात्रा कर सकते हैं। पहले रात में यात्रा नहीं करते थे कि अंधेरे में यात्रा कैसे करेंगे, पता नहीं क्या हो जाए, लेकिन हाथ में मसाल लेकर वो रात की यात्रा कर सकते हैं। सर्दियों से अपना बचाव कर लेंगे। और क्या कर सकते हैं? आग से उनकी सुरक्षा हो जाती है।
और आग के कारण वो शिकार भी बेहतर कर लेते हैं। आपको मालूम है कि जब जानवर को आग दिखा दोगे तो डर जाते हैं। जब वो सोते थे तो उनको डर लगा रहता था कि पता नहीं रात में कौन सा खतरनाक जानवर आए और हमको चीर फाड़ दे, शाम में देखे गए सुबह हम पाए गए टाइप की स्थिति हो जाए। लेकिन जैसे ही आग का आविष्कार इन्होंने किया, ये अपने सोने वाले जगह के ऊपर एक मसाल जला देते थे। कुछ भी आग का एक आइटम लगा देते थे वहां पे, और उस आग के डर के मारे उस जगह पर कोई भी खतरनाक जंतु नहीं आता था। अभी भी तुम हिमालयन इलाके में जब जाओगे देखोगे तो कुछ ऐसे जगह है जो टूरिस्ट के लिए बहुत आकर्षक हो गया है, अद्भुत सुंदर लगता है देखने में। लेकिन उन सब इलाकों में वो जो पहाड़ी लोमड़ी वगैरह आते हैं, खतरनाक होते हैं, इंसान को तो कच्चा चबा जाए। लेकिन लोग नहीं डरते उस इलाके में, क्यों? क्योंकि निश्चिंत होकर सो जाओ, बस अपने दरवाजे के ऊपर एक आग लगा दो, कुछ कंट्रोल्ड यूज और फायर कर दो। दरवाजे पर आग रखा हुआ रहेगा तो लोमड़ी नहीं आएगा। लोमड़ी को भी ठग लिया मानव ने। कहते हैं लोमड़ी बहुत चालाक होता है, लेकिन लोमड़ी से ज्यादा चालाक है ये मानव। उसने आग दिखा के उसे डरा दिया और लोमड़ी अब नहीं आएगा, और सो रहा है मानव आराम से खराटे मार के। तो कहने का मतलब ये बच्चों की आग के कारण उनको सुरक्षा मिल गई। इस आग के कारण वो शिकार भी पहले से बेहतर कर पाते थे। ऐसा शिकार कर लेंगे जैसे मान लो कि इन्होंने चारों तरफ आग का घेरा लगा दिया, अब यहां से पशु जो है वो भाग ही नहीं पाएगा। उसे लगता है कि हम आगे जाएंगे तो हम मर जाएंगे, और इंसान ने घेर के उसे मार दिया और शिकार करके खा लिया। एक और बहुत बड़ी बात हुई, पहाड़ों और हवाओं में तो लगातार जंग चलता रहता है ना। पहाड़ एक जगह पर टिका हुआ है, चट्टान है, सॉलिड है, लेकिन हवाएं उसको हमेशा छेदते रहती है। हवाओं से अपर्दन होता रहता है और छेद बन जाता है, धीरे 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 जो छेद बना वही गुफा हो जाता है। इसी को हम बोलते हैं नेचुरल केव्स, प्राकृतिक गुफाएं। और वो जो प्राकृतिक गुफाएं हैं, उन गुफाओं में फिर वनस्पतियां विकसित हो जाती थी, घने जंगल विकसित हो जाते थे, उसमें कई प्रकार के जीव जंतु भी रहते थे, सांप बिच्छे भी रहते थे। मनुष्य उन गुफाओं में रह नहीं पाता था, और जब आग का आविष्कार किया तो उन्होंने गुफाओं के वनस्पतियों को जला दिया, जला के उसको साफ कर लिया और साफ करके गुफाओं में रहने लगे। यहां से मनुष्य पहली बार गुफा में निवास करने लगा। जब तक कि आग का आविष्कार नहीं हुआ था तब तक मनुष्य गुफा में निवास नहीं करता था, वो खुले आसमान के नीचे सोता था। मनुष्य गुफा में निवास करने लगा कब? कौन सा मनुष्य पहली बार गुफा में निवास करेगा? होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस पहले आग का आविष्कार करेगा कि गुफा में रहेगा? पहले आग का आविष्कार करेगा। इन सब चीजों को लॉजिकल तरीके से समझ लो तो क्वेश्चन बनाने में सहूलियत होगी आपको। ठीक है, तो अब देखो बच्चों, आग की खोज किसने किया? अब देखो यही दे दे, गुफा में निवास सबसे पहले कौन शुरू किया? गुफा में निवास सबसे पहले कौन शुरू किया? क्वेश्चन दे दे। पका हुआ भोजन सबसे पहले कौन शुरू किया? इस तरीके से 5 क्वेश्चन हो गया। अब मान लो कि तुमको क्वेश्चन दूसरा दे दे, तुमको ये दे दे रमापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो इरेक्टस और निएंडरथल, और पूछे इनमें से किस मानव का मस्तिष्क सबसे ज्यादा विकसित था। तो हमेशा देखना इस क्रम में, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वैसे वैसे शरीर भी बेहतर होता जाता है और मस्तिष्क भी बेहतर हो जाता है, उसका कपाल साइज बढ़ता चला जाता है। तो इस तरीके से देखो तो 6 सवाल आपके सामने में आ गया। इन 6 के 6 सवालों का जवाब आप लोग दे सकते हो? क्या आप इनमें से 6 के 6 सवालों का जवाब दे सकते हो बच्चों? जल्दी जल्दी जवाब दो।
पूरी हिस्ट्री आप पढ़ाएंगे क्या सर? हाँ बेटा पढ़ाएंगे, बिल्कुल पढ़ाएंगे, पूरी हिस्ट्री पढ़ाएंगे। तो मैं आपको ये बताऊं कि जब जब कोई टॉपिक पढ़ते हो ना, तुम जितना पढ़ो उतने पे तुम्हारा दिमाग ये कहे कि अच्छा ठीक है, ये पढ़ तो लिए, इस पे क्वेश्चन क्या आएगा। जब तुम्हारे दिमाग को ये बात समझ में आ जाएगी कि क्वेश्चन क्या आएगा, तब जाकर तुम बेसिकली उसका इस्तेमाल कर पाओगे। अदरवाइज क्या है कि पढ़ते जाओगे, एक सिरा से पढ़ रहे हो, दूसरे सिरा से भूल रहे हो। तुम ऐसे समझो कि एक हौज है, उसमें ऊपर से पानी आया और नीचे से पानी निकल गया। नीचे से पानी निकल गया तो इस हौज में तो पानी कभी जमा ही नहीं रहेगा। इस हौज में पानी जमा रहे, इसके लिए इसको बंद करना जरूरी है, और इसलिए जरूरी है कि तुम्हें मालूम हो कि क्या क्वेश्चन आ सकता है। मैंने जितनी बेसिक बातें अभी बताई, उनमें से मैंने तुमको ये भी बता दिया कि ये देखो 6 तरह के सवाल आ सकते हैं। जब तुम्हारा दिमाग इस जगह पे चौकन्ना रहेगा, तुम्हारा परफॉर्मेंस लेवल हमेशा ऊंचा रहेगा। ठीक है। अब देखो बच्चों, देखो तुम होमो हैबिलिस वगैरह सब बोल रहे हो बच्चों, मैं उतने डिटेल में नहीं ले जा रहा हूं जानबूझकर, क्योंकि मुझे ये मालूम है कि पिछले 20 वर्षों में यहां से क्वेश्चन क्या आया है। तो इसलिए मैं उतने डिटेल में आपको नहीं ले जाऊंगा। एंथ्रोपोलॉजी पढ़ाता तो ले जाता, यदि मैं आप लोगों को जंतु शास्त्र पढ़ाता तो ले जाता, लेकिन मैं उधर नहीं ले जाऊंगा। मैंने जितना बताया उसमें बहुत प्रोफेशनलिज्म है, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिन्हें मैंने छांटा है। 100 में से 80-90 बातें मैं छांट के आपको पढ़ाता हूं, क्योंकि मैं तो 2002 से यूपीएससी के लिए हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ा रहा हूं। मैं तो 2002 से ऐसे ही पढ़ा रहा हूं, पीटी का और मेंस का। तो मैं, और ऊपर से मैं हिस्ट्री का एकेडमिशियन हूं। तो मैं यदि अपनी जानकारी की सारी बातें पढ़ाने लगा तो आपकी परीक्षा से आपको मैं भटका दूंगा। मुझे आपको आपकी परीक्षा की जरूरत की सीमा में बांध के रखना है। इसलिए मुझे सबसे पहले खुद को बांधना है, फिर आपको बांधना है। और बांधने के वक्त में यह ध्यान रखना है कि मुझे ये अंदाजा रहेगा कि आगे आ क्या सकता है। मैं यूपीएससी के एग्जाम में प्रीलिम्स की परीक्षा जब से शुरू हुई है, तब से जीएस के सारे क्वेश्चंस शायद 50 बार पढ़ा हूं। तो इस वजह से आप निश्चिंत रहो, मुझे मालूम है कि क्या क्वेश्चन आ सकता है। आपको यह बता दूं कि लगभग 50 साल का पीटी का क्वेश्चन मुझे याद है अपने सब्जेक्ट का, और सिर्फ जीएस का ही नहीं, जीएस के अलावे ऑप्शनल जो होता है ना बेटा, 2012 तक 2012 तक मालूम है कि पीटी में क्या सिलेबस होता था? एक होता था ऑप्शनल और एक होता था जीएस, और उस समय सीसेट वगैरह नहीं होता था। तो हिस्ट्री ऑप्शनल का 2012 तक का जो लगभग 2.5-3 दशक का क्वेश्चन है, वो भी मुझे मालूम है। उन दोनों को मैं जोड़कर आपको बताता हूं, क्योंकि मुझे यह अंदाजा है कि जो ऑप्शनल में आज से 20 साल, 25 साल, 30 साल पहले पूछा गया था, उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आगे चलकर जीएस से पूछ दिए गए। इसलिए मैं जीएस भी जब पढ़ा रहा हूं, तो मैं पीछे के वर्षों में ऑप्शनल में पूछे गए बेसिक प्रश्नों को शामिल कर देता हूं, और इसके बावजूद मैं होमो हैबिलिस नहीं पढ़ा रहा हूं। तो तुम समझ सकते हो कि मेरा क्या ख्याल है। जब किसी टॉपिक को पढ़ो तो उपयोगिता को ध्यान में रखकर पढ़ो। उपयोगिता के दायरे से बहुत दूर चले जाओगे तो भटक जाओगे। क्लियर? तो अब बच्चों,
मैं आपको इसके तहत ले चलता हूं अगले मुद्दे में। मानव के विकास की यात्रा मैंने समझा दिया। विकास की यात्रा को समझाने के क्रम में एक बेसिक पॉइंट मैंने आपको बताया था कि होमो इरेक्टस मानव जो था उसका प्रमाण भारत में भी मिला है। भारत में भी इसका निर्विवाद प्रमाण मिला है। इस निर्विवाद का मीनिंग लिखो, लिखो अब लिखो। भारत में होमो इरेक्टस का प्रमाण, भारत में होमो इरेक्टस का प्रमाण, भारत में होमो इरेक्टस का प्रमाण। अब लिखो, भारत के अंदर कुछ इतिहासकारों के ख्याल से, भारत के अंदर कुछ इतिहासकार, मैं पूरी भाषा में लिखा देता हूं, लिखो। भारत के अंदर कुछ इतिहासकारों के ख्याल से ऑस्ट्रेलोपिथेकस का भी प्रमाण मिला है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस का भी प्रमाण मिला है। जो पंजसरन हिमाचल प्रदेश, पंजसरन हिमाचल प्रदेश और पहलगांव कश्मीर से प्राप्त हुआ है। पंजसरन एक जगह है हिमाचल प्रदेश में, और पहलगाम जानते ही हो कश्मीर में है। पिछले दिनों यही ना दुर्घटना हुई थी। पंजसरन और पहलगांव। पंजसरन कहां? हिमाचल प्रदेश में। कश्मीर कहां? पहलगांव कहां? कश्मीर में। लेकिन इनके प्रमाणों को कई इतिहासकार नकारते हैं। इनके प्रमाणों पर संदेह है। इनके प्रमाणों पर संदेह है। किंतु पल्वम अतिरम पक्कम हुसंगी इसामपुर अतिरम पक्कम हुसंगी इसामपुर बगल में लिखना कर्नाटक, एवं पाकराबारी ब्रैकेट में लिखना बेलन घाटी
पलबम, अतिरंपक्कम, हुसंगी, इसामपुर, पाकड़ाबाड़ी। मेरे ख्याल से आपने इन पांचों स्थलों का नाम लिख लिया। पलबम, अतिरंपक्कम, हुसंगी, इसामपुर, पाकड़ाबाड़ी। पहले दोनों स्थल जो है वो आज के तमिलनाडु में है, मद्रास के पास, मद्रास के पास। दूसरे वाले दोनों जगह जो हैं वो आज के कर्नाटक में है। और ये जो तीसरा वाला जगह है वो बेलन घाटी में, ये इलाहाबाद के पास है, माने आज के प्रयागराज के पास है, प्रयागराज के पास। इन स्थलों के बारे में कोई डाउट नहीं है कि यहां से हमें कई ऐसे प्रमाण मिले हैं जिन प्रमाणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि होमो इरेक्टस मानव भारत में होता था। ठीक है, होमो इरेक्टस मानव भारत में होता था। यदि आप लोगों ने इतने फैक्ट्स लिख लिया है तो मुझे संकेत करें ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। आपने यदि इतना फैक्ट लिख लिया तो मुझे संकेत कीजिए कि मैं आगे बढ़ सकूं। ठीक है, अब देखो बच्चों, एक अगला फैक्ट जो काम का है वो लिखो। पलवम में हमें पहला पूरा पाषाणिक उत्खनन का प्रमाण मिला। पहला पूरा पाषाणिक प्रमाण मिला, पहला पूरा पाषाणिक प्रमाण मिला। वर्ष याद नहीं रखना है लेकिन समझने के लिए बोल देता हूं। 1863 में ब्रुसफुट, इनका नाम जरूर याद रखिएगा। ब्रुसफुट ने पहली बार हस्तकुठार का प्रमाण खोजा, हस्तकुठार का प्रमाण खोजा। ब्रुसफुट ने पहली बार हस्तकुठार का प्रमाण खोजा। इसीलिए ब्रुसफुट को ही भारत में पूरा ऐतिहासिक काल का जनक माना जाता है, पूरा ऐतिहासिक इतिहास लेखन का जनक माना जाता है। आपकी क्लास मेरी दादी भी देख रही हैं, उन्हें मेरा नमस्ते भी बोल दीजिए, उन्हें मेरा नमस्ते बोल दीजिए। और यदि उन्होंने आशीर्वाद दिया तो ये भी बता दीजिए। 1863 में ब्रुसफुट ने हस्तकुठार की खोज किया, इसीलिए उन्हें भारत में पूरा ऐतिहासिक अध्ययन का जनक माना जाता है। वो पूरा ऐतिहासिक भी दे सकता है, पूरा पाषाणिक भी दे सकता है। पूरा ऐतिहासिक अध्ययन या पूरा पाषाणिक अध्ययन का जनक माना जाता है। ठीक है, ब्रुसफुट बेसिकली एक जियोलॉजिकल सर्वे कर रहे थे और जियोलॉजिकल सर्वे के दौर में ही उनको कुछ ऐसे पत्थर के उपकरण मिले जिन उपकरणों का अध्ययन किया गया तो पता चला कि वो तो हस्तकुठार है। और हस्तकुठार के बारे में जांच पड़ताल करने से ये पता चला कि ये हस्तकुठार कम से कम 15-16 लाख साल पुराना है। और
15-16 लाख साल पुराना है। इसका मतलब है कि भारत के अंदर 15-16 लाख साल पहले लोग रहते थे। अब 15-16 लाख साल पहले लोग यदि रहते थे तो इसका मतलब हो कि वहां होमो इरेक्टस मानव होते थे। होमो इरेक्टस मानव के होने का प्रमाण मिल गया इस आधार पर, क्योंकि हमें उस दौर का एक हस्तकुठार मिल गया। हस्तकुठार यदि मिलेगा तो ऐसा तो है नहीं कि उस समय कोई लुफ्तांसा एयरबेस से लाके गिरा देगा। ऐसा तो है नहीं कि कोई वहां कोई अमेरिकन एयरबेस से लाके गिरा देगा। उस युग में तो ऐसी कोई बात हो नहीं सकती। यदि एक जगह पे हमें 15-16 लाख साल पुराना हस्तकुठार मिला तो इसका मतलब है कि वहां इस हस्तकुठार का निर्माण करने वाला मानव भी रहा होगा। इसी तरीके के प्रमाण हमें अतिरमपक्कम से भी मिले, हुसंगी से भी मिले, इसामपुर से और पकड़ावाड़ी से भी मिले। इस तरीके से हमने कुल मिलाकर यह समझ लिया कि भारत के अतीत काल में होमो इरेक्टस मानव के होने के बारे में कोई डाउट नहीं है। मैंने आपको यह बताया कि कुछ हिस्टोरियन कहते हैं कि पंजसरन में भी और पहलगांव में भी भारत के अंदर ऑस्ट्रेलोपिथेकस के होने का संकेत मिल रहा है, किंतु हिस्टोरियन इसको डाउटफुल मानते हैं। यदि डाउटफुल मानते हैं तो मैं ये डिबेट कर क्यों रहा हूं? डाउटफुल मानते हैं तो मैं ये डिबेट कर क्यों रहा हूं? मैं डिबेट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि तुमको कुछ नहीं पूछा जाएगा। पीटी के एग्जाम में सिंपल पूछ देगा पंजसरन कहां है, तुम बता दोगे हिमाचल प्रदेश में, काम हो गया। वो 4 स्थल दे देंगे, 4 स्थल आपके सामने में रख देंगे, पंजसरन, पहलगांव, अतिरमपक्कम और हुसंगी, और इधर दे देंगे उनके राज्य और कहेंगे कि भैया मैच करो, मैच करो। इसीलिए आपको कम से कम इतना तो मालूम होना चाहिए कि ये स्थल कहां है। ये भारत के प्रमुख पुरातात्विक स्थल के रूप में जाना जाता है। इसके ऊपर खूब चर्चा हो रही है, क्योंकि पिछले 20-30 वर्षों में इन दोनों स्थलों के ऊपर खूब चर्चा हुई है। तो आपको इनका परिचय मालूम हो। आपको नहीं डिसाइड करना है कि निश्चित तौर पर वहां से जो जीवाश्म मिला है वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव का ही प्रमाण है। वो सब तो बड़े बड़े इतिहासकारों के बीच का डिस्कशन है, उसमें आपको क्यों पढ़ना। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि मुझे उस डिबेट से मतलब नहीं है तो मैं पंजसरन का नाम भी नहीं जानूंगा। पंजसरन का नाम जानो, पहलगाम का नाम जानो, काम खत्म करो। और इधर भी तुम्हारे सामने और क्या क्वेश्चन आ सकता है? तुम्हारे सामने में एक क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में पूरा पाषाणिक काल से संबंधित सबसे पहला प्रमाण कहां से मिला था। ये जगह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही वो जगह है जहां से कि सबसे पहला प्रमाण मिला था। जैसे कि क्वेश्चन तुमसे पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर सबसे पहले कौन से स्थल की खुदाई हुई थी, और उसका उत्तर है हड़प्पा। वैसे ही तुमसे पूछा जा सकता है कि भारत के इतिहास में पूरा ऐतिहासिक काल का या पूरा पाषाणिक काल का सबसे पहला साक्ष्य कहां से मिला है, तो उसका उत्तर है ये। और इसकी खोज किसने किया है, इसका उत्तर है ये ब्रूसफुट। उनको क्या मिला था, तो इसका उत्तर है हस्तकुठार। इसलिए ये वाला फैक्ट आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट में से एक मानकर चलना है। 1863 नहीं पूछा जाएगा, ये तो मैंने समझने के लिए बोल दिया बस। क्लियर है बच्चों? इसके बाद फिर आगे क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा, तो यही अतिरमपक्कम,
होसंगी, इसामपुर, पाकड़ाबाड़ी, ये सब स्थल दे देगा और इनके राज्य दे देगा। स्थल और राज्य के अलावे तुमसे पूछा जा सकता है ये यहां से हमें कौन से मानव के बारे में जानकारी मिलती है, तो आप बता दोगे होमो इरेक्टस के बारे में। यहां से हमें उस दौर में भारत में होमो इरेक्टस मानव की मौजूदगी की जानकारी मिलती है। अब मैं 1 मिनट के लिए चीजों को रिवाइज करता हूं। 1 मिनट के लिए मैं चीजों को रिवाइज करता हूं, फिर आगे बढ़ाऊंगा। अब रुको भाई, आप लोगों का संवाद मेरे साथ भी कुछ देर हो जाए। तो बच्चों पहले सुनो, अभी एक बच्ची का मैंने कमेंट देखा कि सर कुछ दिक्कत आ रही है समझने में। तो पहले मैं आपसे ये पूछूंगा कि क्या आपने कल के बाद आज के क्लास को शुरू से ही अटेंड किया है? कल भूल भी जाओ तो कोई बात नहीं, आज के क्लास को क्या आपने शुरू से अटेंड किया है? यदि आपने शुरू से अटेंड नहीं किया, बीच में आप क्लास ज्वाइन किए, तो आपको दिक्कत आएगी और जरूर आएगी। निर्विवाद शब्द का यदि शाब्दिक अर्थ समझना चाहते हो तो इसका मतलब है जिसके ऊपर कोई विवाद नहीं हो। जैसे देखो, आपको मैंने क्या बताया कि पंजसरन और पहलगांव से कुछ प्रमाण मिले हैं, जिस आधार पर कुछ इतिहासकार कहते हैं कि भारत में ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव का भी प्रमाण मिला है। लेकिन कुछ इतिहासकार इस पे संदेह व्यक्त करते हैं, यानी विवाद है, समझ गए? लेकिन इस पलवम या अतिरम पक्कम या हुसंगी या इसामपुर, पकड़ावारी आदि क्षेत्रों से होमो इरेक्टस का प्रमाण मिला है, इसको लेकर कोई विवाद नहीं है। निर्विवाद इसी को कहते हैं, बियॉन्ड एनी डाउट। समझ गए आप लोग? तो ये निर्विवाद शब्द का मीनिंग हुआ। अभी मैं आपसे बात कर रहा था तो मैंने आपको ये कहा कि यदि आप क्लास बीच में ज्वाइन करोगे तो आपको निश्चित तौर पर कठिनाई आएगी, ठीक है? लेकिन यदि आपने बीच में ज्वाइन नहीं किया, शुरू में ज्वाइन किया, फिर भी कठिनाई है। कठिनाई के लिए 3 कारण हो सकता है। एक कारण हो सकता है कि आप कभी कभी लॉस्ट हो जाते होंगे, मैं पढ़ा रहा हूं, आपका ध्यान कहीं और चला गया, तो अपने दिमाग को थोड़ा कंसंट्रेट करिए। ठीक है बेटा, साफ लिखने वाली बात मैं आपकी समझ गया, मैं देख लिया हूं, आगे से ध्यान रखूंगा। तो मैं आपको यह बता रहा हूं कि आपको थोड़ा बेहतर तरीके से कंसंट्रेट करना पड़ेगा। देखो बेटा, एक भी बच्चे का प्रॉब्लम है तो मैं तो उसे समझूंगा ना, मतलब सारे बच्चे हमारे अपने बच्चे हैं। कुछ बच्चे यदि ऐसे हैं जिनको इक्का दुक्का भी दिक्कत आई, उस दिक्कत का समाधान निकालना मेरा काम है, इसलिए मुझे उनसे एक बार संवाद करने दो। मैं जान रहा हूं कि सबको समझ में आ गया, लेकिन एक भी बच्चे को यदि समझने में दिक्कत आई है, वो भी हमारा बच्चा है, इसीलिए मैं उससे बात कर ले रहा हूं। तो मैं ये कह रहा हूं कि कंसंट्रेशन थोड़ा बढ़ाओ। और तीसरी बात यह है कि कम से कम 6ठे क्लास की एनसीईआरटी वाली किताब पढ़ के आया करो। कल के क्लास की बात मैंने इसीलिए बताया था, मैंने हमेशा कहा है क्लास के लिए कि जब क्लास में तुम आते हो, तुम्हें मालूम है कि कल के क्लास में सर कौन सा टॉपिक पढ़ाएंगे। मैंने कल के क्लास के लिए आपको बोला क्योंकि मैंने कहा था कि क्लास 3 भाग में बंटता है। एक आपका ये क्लास है, लेकिन क्लास में एंट्री के पहले प्री क्लास प्रिपरेशन भी जरूरी है। प्री क्लास प्रिपरेशन, क्लास के पहले की तैयारी। क्लास के पहले की तैयारी के तहत मैंने कहा था कि कम से कम 6 क्लास की एंसेंट हिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ लेना, एनसीईआरटी पढ़ लेना। पूरी किताब पढ़ के आने के लिए मैंने नहीं कहा था। कल के क्लास में मैंने कह दिया था कि पहला टॉपिक पढ़ाऊंगा, स्टोन एज का टॉपिक पढ़ाऊंगा। तो
आप 6 क्लास के एनसीईआरटी से स्टोन एज के बारे में पढ़ के आ जाओ, कुछ बुनियादी परिचय लेके आओगे, क्लास आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और फिर दूसरी बात यह भी ध्यान रखना कि यदि किसी जगह पर आप अटके हो, क्योंकि आप भटके थे दिमाग से, यानी कहीं कंसंट्रेशन आपका लूज किया था, तो दोबारा जब उसी क्लास को पढ़ोगे तो नेचुरली आप हर बार तो एक ही जगह पे नहीं ना कंसंट्रेशन लूज करोगे, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। जिन बच्चों का बैकग्राउंड ज्यादा अच्छा नहीं है, उन बच्चों को कई दफा 2 बार पढ़ना चाहिए क्लास को। यदि आप 2 बार पढ़ोगे तो आपको नेचुरली ज्यादा समझ में आएगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका कि बैकग्राउंड ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो थोड़े ज्यादा शार्प होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो होमवर्क करके आते हैं, उन्हें बिल्कुल दिक्कत नहीं आती। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने कोई होमवर्क नहीं किया, तो उनको 2 बार क्लास देखना पड़ सकता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात को आगे बढ़ाते हैं। बात को आगे बढ़ाते हैं तो कहानी यहां पर जाएगी बच्चों कि हमने ये कंप्लीट कर लिया, मानव विकास की कहानी हो गई। अब पूरा ऐतिहासिक काल, पूरा ऐतिहासिक काल की कहानी मैं अब दोबारा नहीं दोहराऊंगा, क्योंकि आपको मैंने कल के क्लास में बता दिया है, लिखा दिया है कि पूरा ऐतिहासिक काल का मतलब क्या है। और आज भी क्लास जब मैंने शुरू किया था तो मैंने पूरा ऐतिहासिक काल की व्याख्या किया था। एक ऐसा काल जिस काल के बारे में हमारी जानकारी सिर्फ और सिर्फ पुरातात्विक स्रोत पर ही आधारित है, जिस काल के बारे में इतिहास लिखने के लिए कोई लिखित स्रोत उपलब्ध ही नहीं है, उस काल को हम पूरा ऐतिहासिक काल कहते हैं। और पाषाण काल पूरा ऐतिहासिक काल की श्रेणी में आता है। तो ये मामला हमारा यहीं पर निपट गया। ठीक है, तब अगला है पाषाण काल के 3 चरण हैं। पाषाण काल के 3 चरणों की ओर लेके चलता हूं आपको। ठीक है, अब हेडिंग लिखो, पाषाण काल के 3 चरण। पाषाण काल के 3 चरण। पाषाण काल के 3 चरण में सबसे पहला चरण है पुरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल। दूसरा है मध्य पाषाण काल। और तीसरा है नवपाषाण काल। ठीक है, 3 काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। अरे क्या हो गया, किसकी किससे लड़ाई हो गई भाई? भाई आपस में मत लड़ो यार, तुम लोग आईएएस बनो, दूसरे के झगड़े सुलझाओ, खुद ही ना लड़ पड़ो। दूसरे के झगड़े सुलझाओगे कि खुद ही झगड़ा करोगे? चलो चलो आगे बढ़ो। तो बच्चों ये देखो, 3 शब्द आपके सामने में आया, पूरा पाषाण काल, नवपाषाण काल और मध्य पाषाण काल। चलो चलो, अरे आगे बढ़ो भाई। हाँ हाँ, अतिरम पक्कम ये सब आधुनिक नाम है। उस काल में इसका क्या नाम था कौन जानता है? अरे ठीक है ठीक है ठीक है, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। चलो चलो आगे बढ़ो।
पाषाण काल के 3 चरण, पूरा पाषाण काल, नवपाषाण काल और मध्य पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल का मतलब क्या हुआ? पहले सुनना, लिखना नहीं, अभी सिर्फ सुनना, अभी सिर्फ सुनना। पूरा पाषाण काल माने पुराना वाला पाषाण काल, माने सबसे प्राचीन पाषाण काल। और नवपाषाण काल का मतलब नया वाला पाषाण काल, नया वाला पाषाण काल। और इस पुराने और नए के बीच का एक संक्रमण काल है, संक्रमण काल है। पुराने और नए के बीच का एक संक्रमण काल है, इसी को कहते हैं मध्य पाषाण काल। अभी शब्द से परिचय लो, फिर उसके अगले स्तर पर चलेंगे। शब्द से परिचय के तहत क्या मैंने कहा? पूरा पाषाण काल, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको पैलियोलिथिक एज। नवपाषाण काल, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं नियोलिथिक एज। विक्रांत जी, ठीक है ठीक है। और बीच में मध्य पाषाण काल, इसको बोलते हैं पुराने से नए की ओर संक्रमण करने वाला बीच का काल। ठीक है। अरे बच्चों, अब इसको रहने दो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। पूरा पाषाण काल, नवपाषाण काल और मध्य पाषाण काल, 3 काल है। इन 3 कालों के बीच में हमें अपनी पढ़ाई करनी है। पूरा पाषाण काल का क्या मतलब है, ऐसे समझो। अब मैं आपको पूरा पाषाण काल बता रहा हूं। पूरा पाषाण काल के लोग, पूरा पाषाण काल के लोग पूरा पाषाण काल के लोग शिकार और खाद्य संग्रहण के माध्यम से भोजन प्राप्त करते थे। पहला पॉइंट ध्यान में रखना, लिख लो, लिख लो। मनीष कुमार झा, चलिए। पूरा पाषाण काल के जो लोग थे वो कैसे लोग थे? सबसे पहली बात जो इनके बारे में जानने लायक है वो ये कि इनका भोजन कैसे प्राप्त होता था। नंबर 1, शिकार से या खाद्य संग्रहण से। क्लियर? दूसरा पॉइंट जो इनके बारे में जानने लायक है वो क्या है कि इनके दौर की पहचान करें। दौर माने काल, इनके दौर की पहचान करें, माने कौन से काल में ये हुए थे। पूरा पाषाण काल के लोग कौन से काल में थे? नंबर 1, इन्हीं के काल में ऑस्ट्रेलोपिथेकस हुए, ऑस्ट्रेलोपिथेकस हुए। इन्हीं के काल में
होमो इरेक्टस हुए, इन्हीं के काल में निएंडरथल और होमोसेपियंस भी अस्तित्व में आए। होमोसेपियंस भी अस्तित्व में आए। तो समझ सकते हो कि दुनिया के इतिहास का जो अधिकतम हिस्सा है वो हिस्सा बेसिकली पुरापाषाण काल का है। दुनिया के इतिहास का अधिकतम हिस्सा जो है वो पुरापाषाण काल का है। मानव के विकास की पूरी यात्रा तुमने देखा कि इसी दौर में हुई है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस लगभग 50-60 लाख साल पहले, होमो इरेक्टस लगभग 15, 16, 17 लाख साल पहले, उसके बाद निएंडरथल और होमोसेपियंस लगभग 3 लाख साल पहले, और फिर आज भी हम होमोसेपियंस हैं। तो आपको यह देखना होगा कि होमोसेपियंस के दौर में ही फिर आगे चलकर विकास के क्रम में हम मध्यपाषाण काल की ओर चले गए और बाद में नवपाषाण काल की ओर चले गए। ये जो मानव है ना, होमोसेपियंस, वो एक अकेला मानव होगा जो कि पुरापाषाण काल के दौर में भी रहा, जो कि मध्यपाषाण काल के दौर में भी होगा और जो कि नवपाषाण काल के दौर में भी होगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, कौन से ऐसे मानव हैं जो कि पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल तीनों ही दौर में हुए थे। लिख लो इसको, कौन सा ऐसा मानव है जो कि पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल तीनों दौर में अस्तित्व में रहे थे। और आपके सामने में ऑप्शन में आएगा, आपके सामने में ऑप्शन में आएगा ये सारे नाम, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल और होमोसेपियंस। और उत्तर होगा होमोसेपियंस, क्योंकि होमोसेपियंस 3 लाख साल पहले अस्तित्व में आया है। उस समय पुरापाषाण काल चल रहा था। लगभग 12,000 ईसा पूर्व, लगभग 12,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व के बीच के दौर में कभी मध्यपाषाण काल आया है और 5-6 हजार साल ईसा पूर्व पहले नवपाषाण काल आया है। मैं उसको लिखवाऊंगा, अभी चिंता मत करना। सिलेबस का एनालिसिस निकिता जी मैंने कल ही के क्लास में कर दिया है। अब मैं यदि पूरे के पूरे सिलेबस का डिटेल एनालिसिस रोज करूंगा तो आपका कोर्स कवरेज बहुत देर से हो पाएगा। इसीलिए कल के क्लास को देख लेना, सिलेबस का विश्लेषण मैंने संक्षेप में कल के क्लास में कर दिया है। अब आपको सबसे पहले टॉपिक पे अपना ध्यान केंद्रित करना है। एक बात और समझो, ये पहला टॉपिक बेसिकली इतिहास का सबसे निरस, सबसे कम परिचय वाला टॉपिक होता है। एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में तुम में से 100 में से 99% लोगों ने कभी सुना नहीं होगा। 100 में से 99% लोगों ने कभी इसका शब्द नहीं सुना होगा। ऐसे ऐसे शब्द आएंगे, ऐसे ऐसे पॉइंट्स आएंगे, ऐसे ऐसे फैक्ट्स आएंगे जो तुम्हारे आम जीवन में कभी मौजूद नहीं मिलते। इन सब विषयों को पढ़ते हुए थोड़ा कंसंट्रेट करो, 2 बार पढ़ो, एक बार पढ़ के आओ, एक बार जाके पढ़ो, क्लास के बाद फिर चीजें 100% पकड़ में आ जाएगी। ठीक है? तो इसलिए सबसे पहली बात मैंने आपको यह बताया कि पुरापाषाण काल के दौर में ही अधिकांश इतिहास हमारा विकसित हुआ है मानव का। पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस इसी दौर में आए, दूसरे बार देखो तो होमो इरेक्टस आए, फिर निएंडरथल और होमोसेपियंस आए। मैंने कहा कि होमोसेपियंस ही एकमात्र ऐसा ह्यूमन कैटेगरी है जो कि
पुरापाषाण काल का भी फेज देखा है, फिर उसने मध्यपाषाण भी देखा है, नवपाषाण भी देखा है, जो आज भी जारी है। अब आपके सामने में चर्चा के लायक अगला पॉइंट है कि पुरापाषाण काल, जब मैं बोलता हूं तो उसका काल क्या है? काल तो 50-60 लाख साल पहले से लगभग 12,000 साल पहले तक, लगभग 12,000 साल पहले तक, 50-60 लाख साल पहले से लेकर लगभग 12,000 साल पहले तक का जो दौर है वह पूरा पाषाण काल का दौर है। माने पाषाण काल के पुराने युग का दौर है, जिस दौर के लोग या तो शिकार से भोजन जुटाते थे या फिर खाद्य संग्रहण से। खाद्य संग्रहण का मतलब होता है कि वो लोग इकट्ठा हो जाते थे और इकट्ठा होकर कहीं से कंदमूल वगैरह, फल फूल वगैरह तोड़ कर ले आते थे और उसी को खाते थे। तो इस दौर के बारे में अगली बात जो जानने लायक है वो क्या है? अगली बात जानने लायक यह है कि इन्होंने प्रस्तर उपकरण बनाया, प्रस्तर उपकरण बनाया, इन्होंने प्रस्तर उपकरण बनाया यानी पत्थर के उपकरण बनाया। पत्थर के उपकरणों का इनका क्रम क्या है? पत्थर के उपकरणों का इनका क्रम क्या है? अब मैं आपके सामने में पत्थर के उपकरणों का क्रम बता रहा हूं। वो सारे पत्थर के उपकरण जो पत्थर के उपकरण बनाए गए हैं, किनके द्वारा? पूरा पाषाण कालीन मानव के द्वारा, यानी पेलियोलिथिक मानव के द्वारा। सबसे पहले है चॉपर। चॉपर, चॉपर, इसके बगल में लिखना पत्थर का, पत्थर का वह उपकरण, लिख लेना, वह उपकरण जिसमें एक तरफा धार हो, जिसमें एक तरफा धार हो। पत्थर का वह उपकरण जिसमें एक तरफा धार हो। इसका इस्तेमाल किसी चीज को काटने के लिए होता था, काटने के लिए उपयोग, उपयोग। वैसे भी अंग्रेजी में चॉप शब्द का मतलब काटना होता है। क्योंकि इस उपकरण का इस्तेमाल काटने के लिए होता था, इसीलिए इसको चॉपर नाम दे दिया गया। समझ गए? पत्थर का वह उपकरण जिसमें एक तरफा धार हो, जिसका उपयोग काटने के लिए होता था, इसीलिए इसको चॉपर कहा जाता था। समझ गए? दूसरा उपकरण लिखो बी में, चॉपिंग। चॉपिंग, चॉपिंग, चॉपिंग में क्या है? पत्थर का वह उपकरण
जिसमें दोनों तरफ धार हो, दोनों तरफ धार हो, दोनों तरफ धार हो। इसका इस्तेमाल भी काटने में ही होता था, काटने में उपयोग, काटने में उपयोग। मतलब यदि कभी आप शिकार वगैरह करने के लिए जाते हैं, कोई जिंदा पशु मिल जाए तो उसको काटेंगे, या कोई मरा हुआ मिल जाए तो भी काटेंगे, या लकड़ी काटेंगे। इस तरीके के काटने के लिए आपको उपकरण चाहिए थे, और इसी उपकरण की जरूरत की पूर्ति के लिए इंसान ने पहली बार पत्थर का उपकरण बनाया। और पत्थर के उपकरण में पहला उपकरण ऐसा है जिसमें सिर्फ एक तरफा धार है, और उसके बाद का जो एडवांस लेवल आता है उसमें दो तरफा धार है। चॉपर के आगे क्या लिखा? चॉपर के आगे लिखा पत्थर। पत्थर का वह उपकरण जिसमें एक तरफा धार हो, इसका इस्तेमाल काटने के लिए होता है। और दूसरा चॉपिंग, पत्थर का वह उपकरण जिसमें दोनों तरफ धार हो, इसका भी उपयोग काटने के लिए होता है। ठीक है, चलो चलो भाई, बेटा मैं उपकरण का फोटो दिखाऊंगा। सुनो 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 सुनो, तुम लोग समझो। सबसे पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया कि मानव के विकास का क्रम क्या है। जैसे कि क्रम के तौर पर मैंने बताया रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो इरेक्टस, और बाद में फिर इसका फोटो दिखाया कि नहीं। उसी तरीके से मैं यहां पर आपके सामने में परीक्षा में काम के लायक जो उपयोगी जानकारी है वो पढ़ा के लिखा के समझा दूंगा, और तब फोटो से उसको रिवाइज करा दूंगा। यदि आप फोटो से रिवाइज करने के बजाय सिर्फ फोटो देख देख के पढ़ोगे तो क्या होगा? फोटो देख के आपको बहुत अच्छा लगेगा, वो आंखों का सुख मात्र है, लेकिन परीक्षा में जो क्वेश्चन का ऑप्शन होगा उसमें तो घबरा जाओगे तुम। इसलिए परीक्षा को ध्यान में रखो। और उसके लिए जब मैंने पढ़ाया तो क्या कहा? चॉपर क्या है? पत्थर का उपकरण। क्या है खासियत? इसमें एक तरफा धार है। क्या है उपयोगिता? काटने की। चॉपिंग क्या है? पत्थर का उपकरण। क्या है विशेषता? दो तरफा धार है। क्या है उपयोगिता? काटने के लिए काम में आने वाला है। और फिर क्या है कि सबसे पहला उपकरण चॉपर, दूसरा उपकरण चॉपिंग, माने इसी क्रम में विकसित हुआ है। इसके बाद फिर आगे बढ़ो, सी में आओ। सी में क्या है? हस्त कुठार। हस्त कुठार, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं हैंड एक्स। एक्स माने कुल्हाड़ी, और हाथ में रखकर किसी चीज के ऊपर प्रहार करके उसको तोड़ने के लिए, चूरने के लिए काम आता है। हस्त कुठार, हैंड एक्स। इसके बाद फिर अगला है विदर्णी। विदर्णी, विदर्णी क्या है? यह छोटे छोटे वस्तुओं को काटने के लिए, छोटे छोटे वस्तुओं को काटने के लिए। माने जैसे आप रसोई के अंदर किसी वस्तु को काटते हैं ना, सब्जी साग वगैरह को काटते हैं, उस तरीके के छोटे चाकू जैसा। ये छोटा चाकू जैसा है और वो तलवार जैसा है। तो चॉपर मैंने तलवार जैसा बड़ा कोई आइटम है उसको काटने के लिए, और विदर्णी मैंने चाकू जैसा कोई छोटा आइटम है उसको काटने के लिए। इसका भी इस्तेमाल काटना ही है, लेकिन ये छोटी वस्तु को काटने के लिए है, जस्ट लाइक दी नाइफ। और वो जो चॉपर है वो बड़ी वस्तु को काटने के लिए, जस्ट लाइक दी
स्वॉर्ड, तलवार, और फिर एक है स्क्रैपर। स्क्रैपर, स्क्रैपर माने छीलने के लिए, छीलने के लिए। या तो पेड़ का कोई जो ऊपर का खाल है वो छीलेंगे, या किसी पशु को मारा, पशु को मार के उसका ऊपर का जो मांस है उसको छीलेंगे। छीलने के लिए उपकरण के तौर पर स्क्रैपर का उपयोग होता था। तो सबसे पहली जरूरत यह है कि आपके दिमाग में यह बने छवि की, क्वेश्चन आएगा तो आपके सामने में पांचों उपकरण दे देंगे। जैसे यहीं पर मैं लिख दूं चॉपर और चॉपिंग, पांचों उपकरण आपको यहां पर दे देगा और बोलेगा क्रम व्यवस्थित करो कि पहले कौन आया उसके बाद कौन आया। तो पत्थर के उपकरणों के विकास का क्रम आपको याद रखना है, इसी क्रम पर पहला क्वेश्चन आएगा। उसके बाद क्वेश्चन आ सकता है कि छीलने के लिए कौन काम आता था, तो स्क्रैपर। यह आ सकता है कि रसोई के अंदर छोटी छोटी वस्तुओं को काटने के लिए कौन उपकरण काम आता था, विदरनी। किसमें दो तरफा धार है, चॉपिंग में। कौन किसी चीज को तोड़ने के काम आता था, तो हस्त कुठार। कुठार से कुठाराघात करना, माने आघात करना, तोड़ना, हस्त कुठार। पत्थर का बड़ा औजार जो एक तरफा धार वाला है और काटने के काम आता है, चॉपर। पत्थर का बड़ा औजार जो दो तरफा धार वाला है और काटने के काम आता है, चॉपिंग। पत्थर का बड़ा औजार जो हस्त कुठार, अच्छा सॉरी, जो किसी चीज को तोड़ने के काम आता है, हस्त कुठार। पत्थर का छोटा औजार जो काटने के काम आता है, बिदरनी। जो छीलने के काम आता है, स्क्रैपर। यही है पूरा पाषाण काल के सारे पत्थर के उपकरण। इन उपकरणों के बारे में ज्यादा पीएचडी नहीं करना है अपने आप को। बेटा मैं बोल चुका हूं, मैं दिखाऊंगा, अभी मैं दिखाने ही जा रहा हूं। हाँ, अब देखो तुम, ये क्या है, चॉपर। सबसे पहला उपकरण यही है, पत्थर का ये उपकरण। आज का चॉपर मैंने इसके सामने में समझने के लिए सब रख दिया, ऐसा नहीं होता था उस काल में। आज के डेट में बस समझने के लिए रख दिया, ये आज का कोई चॉपर है जिसे आप कुछ काटते हो। और ये है उस युग का चॉपर, पत्थर का एक बड़ा सा टुकड़ा है। उस पत्थर के टुकड़े के ऊपर किसी एक जगह पर किसी दूसरे पत्थर के टुकड़े से हमने मारा, जोड़ का प्रहार किया। चूंकि परतदार चट्टान होते थे, उन्हीं चट्टानों से ज्यादातर उपकरण बनते थे। परतदार चट्टानों में क्या होता है, चट्टानों के कई सारे परत होते हैं, उनके किसी एक पॉइंट पर किसी दूसरे पत्थर के टुकड़े से यदि तुम प्रहार करोगे तो उनका छिलका उतर जाता है। और जब छिलका उतर जाता है तो फिर उसको रगड़ के घिस के अपनी मर्जी का कोई शेप दे देते हो। एक मोटा मोटी काम चलाऊ उपकरण बन जाएगा, क्योंकि तुम्हें यह सोचना है कि ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस के दौर के मानव हैं। अभी उनके दिमाग की सोचने की क्षमता ज्यादा नहीं है, 400 से लेकर 600 सीसी की क्षमता मात्र है उनके कपाल की। उन्होंने इतना कर लिया, यही कम है क्या? तो ऐसी स्थिति में यह समझना कि ये देखो धार वाला उपकरण इन्होंने बनाया, धार वाला उपकरण बनाया। इधर देखो धार नहीं होगा, इधर धार है, इसी को हम क्या बोलते हैं, तो चॉपर। जिसका इस्तेमाल किस चीज के लिए होता था, तो काटने के लिए। फिर देखो जब कहीं इसमें दो तरफा धार हो जाए तो समझ लेना कि वह चॉपिंग होगा। एक ही तरह का उपकरण है, काटने के लिए ही काम में आएगा। बड़ा पत्थर का उपकरण है, धार दो तरफा हो जाए तो उसको चॉपिंग बोलेंगे, एक तरफा धार है तो चॉपर बोलते हैं।
और ये देखो हैंड एक्स, आज के डेट में तो कुल्हाड़ी से आप काटते भी हो, देखो इसमें धार तेज है, काटने का भी काम आता है। उस समय काटने वाला काम से ज्यादा इस्तेमाल होता था इसमें तोड़ने का, या किसी चीज को टुकड़ों में यदि तोड़ देना हो, कुछ देना हो, तो इसमें हस्त कुठार काम आता था, हस्त कुठार काम आता था। यह है हस्त कुठार, समझ गए? हस्त कुठार के बाद तब अगला मुद्दा क्या है? यह है क्लेवर। ये देखो छोटे छोटे उपकरण है, जैसे यहां तुम किचन में काम लाते हो ना इन सब उपकरणों का, वैसे ही क्लेवर है, छोटे छोटे उपकरण है छुरी के जैसे। और फिर ये है स्क्रैपर, देखो इसे रगड़ करके छील देना, इसमें रगड़ने वाली चीज, इसे छीलने का काम होता है, इससे छील देने वाला काम, स्क्रैप कर देने वाला काम, ये है उस समय के स्क्रैपर। कुल मिलाकर देखो तो पूरा पाषाण काल के बारे में जितनी जानकारी आपको चाहिए थी उतनी जानकारी मैंने दे दिया। इससे ज्यादा की जरूरत आपके क्लास की नहीं है, तो मैं आपके क्लास में इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा। अब मैं आपको यह कह सकता हूं कि आप अपने पुराने टॉपिक्स की ओर लौट कर चलिए। आप देख लो बच्चों, यहां ये आपका स्टोन एज है। स्टोन एज माने पाषाण काल। पाषाण काल के 3 चरण, पेलियोलिथिक माने पूरा पाषाण, पूरा पाषाण काल के बाद में मेसोलिथिक माने मध्य पाषाण, मध्य पाषाण, और नियोलिथिक माने नवपाषाण। पूरा पाषाण काल के बारे में 1 मिनट में रिवीजन कराता हूं। सबसे पहला पॉइंट, पूरा पाषाण काल ही मानव के इतिहास का अधिकांश हिस्सा लेता है। 50 लाख लगभग साल पहले से लेकर 12,000 साल पहले तक का जो इतिहास है वह पूरा पाषाण काल का इतिहास है। पूरा पाषाण काल के दौर के इतिहास में मनुष्य की सबसे बड़ी बड़ी उपलब्धियां क्या हैं? तो यह कि इसी दौर में मनुष्य आज के मानव की तरह विकसित हुआ। पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस था, फिर होमो इरेक्टस हुआ, फिर वो निएंडरथल और होमो सेपियंस हुआ। इसी दौर में मनुष्य ने पहली बार आग का आविष्कार किया, इसी दौर में मनुष्य ने गुफाओं में रहना शुरू किया, इसी दौर में मनुष्य ने पकाकर खाना शुरू किया, वगैरह वगैरह। इस दौर में मनुष्य ने पत्थर के उपकरण बनाए। उन पत्थर के उपकरणों के माध्यम से हमें उनके बारे में कुछ काम की जानकारी मिल जाती है। पत्थर के उपकरणों के निर्माण की एक पूरी यात्रा है। शुरुआती दौर में चॉपर एंड चॉपिंग बने, फिर जाके हस्तकुठार बने, हस्तकुठार के बाद में फिर बिदरनी और स्क्रैपर बने। इसके बाद फिर मैंने आपको यह बताया कि पूरा पाषाण काल के जो मानव थे वो मानव मोटे तौर पर या तो शिकार से भोजन कमाते थे, जुटाते थे, या तो वो खाद्य संग्रहण करके भोजन जुटाते थे। जब वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस के जमाने में थे तो खुले आसमान के नीचे सोते थे। जब वो होमो इरेक्टस के जमाने में आए तब वो गुफाओं में रहने लगे। जब वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस के जमाने में थे तो वो कच्चा खाते थे, और जब वो होमो इरेक्टस के जमाने में आए तो वो पका के खाने लगे। क्लियर? सर और क्लास कब चलेगी? अरे क्लास तो डेली चलेगी बेटा, 7 से 9 के बीच में रेगुलर क्लास चलेगा। अब ये 2 मिनट 3 मिनट पहले क्यों भाग रहे हो भैया? अभी 2-3 मिनट क्लास बचा हुआ है, अभी तो क्लास 9 बजे तक चलेगा ना। अभी 1 मिनट का टाइम बचा हुआ है, ठीक है? अभी 1 मिनट का कम से कम क्लास तो करो। तो पूरा पाषाण काल का मामला हमने कंप्लीट करा दिया, हमने उसको रिवाइज भी करा दिया। तुम यदि मुझसे पूछो कि क्या इसके अतिरिक्त भी पूरा पाषाण काल में पढ़ना होता है, अरे पढ़ना क्या होता है, मैं इसके ऊपर 15 दिन पढ़ा दूं तुमको।
लेकिन तुम्हारे काम का हो गया। तुम अपने काम से काम रखो, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है तुमको। मेसोलिथिक और नियोलिथिक की चर्चा अब आज के क्लास में करूं तो कोई फायदा नहीं है। आज के क्लास के बजाय अब हम इसे कल पढ़ेंगे। कल हम मेसोलिथिक, नियोलिथिक ये सब पढ़ लेंगे। उसके बाद में हम कल ही के क्लास में ताम्रपाषाण काल का टॉपिक पढ़ लेंगे। ताम्रपाषाण के टॉपिक को खत्म करने के बाद हम लोग चले जाएंगे सिंधु घाटी सभ्यता की ओर। आज का क्लास बस इतना ही। हो गया, बंद करना पड़ेगा।